वेलकम बैक। आज सरकारी बैंकों की हड़ताल थी। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई होंगी, कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है, जैसा कि नेचुरली नॉर्मली होता है। तो फिर सुनो, जो एक बहुत बड़ी आजकल कंपनी है इंडिया की, सो कॉल्ड वेल्थ क्रिएटर है। 1980 के ज़माने में वो कंपनी स्ट्रगल कर रही थी बड़ी बनने के लिए। तो एक सरकारी बैंक के मैनेजर ने उनका एक बड़े अमाउंट का चेक अपने रिस्क पे क्लियर किया। उस समय की क्लियरिंग दूसरे टाइप की होती थी, रिस्क ले सकता था मैनेजर। तो कंपनी का वो चेक पास हो गया। धीरे धीरे कंपनी इसी तरह सरकारी बैंकों की सहायता से बड़ी बनती गई। भविष्य में शायद वो वेल्थ क्रिएटर कंपनी उस छोटे से बैंक को, सरकारी बैंक को शायद खरीद लें। लेकिन ऐसे असंख्य सरकारी बैंक और सरकारी बैंक के मैनेजर्स का सहयोग है जिन्होंने इन छोटी छोटी कंपनियों को वेल्थ क्रिएटर का दर्जा दे दिया। मैं इस चीज़ का दावा नहीं करता कि ये कहानी सच है, मैं इस चीज़ का दावा नहीं करता कि ये कहानी झूठ है, लेकिन जैसा कि आप लोग मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके बताते हैं, जो सुनी सुनाई चीज़ें मुझे फैक्ट के तौर पे बता जाते हैं, वही चीज़ मैं भी आपको फैक्ट के तौर पे बता रहा हूँ। मसलन कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक्स ना अपने कस्टमर्स को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, एक आदमी मुझे कह रहा था कि कोई एक गाँव का आदमी, मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर किसी बैंक की ब्रांच में काम करने के लिए गया और वहाँ के सरकारी बाबू उसका काम नहीं करते, उसको 5 बार चक्कर लगवा दें। तो पहली बात तो ये लॉजिक ही गलत है। गली गली में बैंक खुले हुए हैं, रीजनल रूरल बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, इवन प्राइवेट बैंक है। तो 100 किलोमीटर दूर जा ही क्यों रहे हो? गलत तो तुम हो। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि अब एक्सपर्ट है ना, समय के साथ सब चीज़ें सोशल मीडिया ने एक्सपर्ट बना दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स का मार्केट कैप, शब्द पे गौर करो, मार्केट कैप सरकारी बैंकों के मुकाबले इतना अच्छा क्यों है? सरकारी बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि सरकारी बैंकों को हमें कैपिटलाइज करना पड़ता है। कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि प्राइवेट कर देना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक आदमी तो कह रहा था कि कोटा वालों की हालत ख़राब है, जो रिजर्वेशन कोटा वालों की हालत ख़राब है। मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ, देखो, रिजर्वेशन कैटेगरी के मैं ऐसे 1000 लोगों से मिला हूँ जिन्होंने मुझे कहा है कि मैं रिजर्व कैटेगरी का बंदा हूँ, लेकिन मैं रिजर्वेशन का अपोज करता हूँ। मैं ट्रेन में मिला हूँ, प्लेन में मिला हूँ, मैं इंटरनेट पे ऐसे लोगों से मिला हूँ कि मैं SC हूँ, ST हूँ, लेकिन मैं रिजर्वेशन का विरोध करता हूँ। क्योंकि अगर हम अपनी मेहनत से भी नौकरी पा जाते हैं तो आजू बाजू वाले हमें हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। आप मुझे एक भी ऐसे राजनेता का नाम बताइए जो चुनाव के डर से 15 दिन पेट्रोल ना कंसिस्टेंट रख दे। आप मुझे एक भी ऐसे पॉलिटिशियन का नाम बताइए जो चुनाव के डर से एक ऐसे बिल को, जो कि बजट सेशन में आने वाला था, मानसून सेशन में ले जाए। आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोटा वालों की हालत ख़राब नहीं है। हालत हमेशा उन लोगों की ख़राब है जिन्होंने देश का बेहतर करने के नाम पे चुनाव साधे हैं। चलो एक और कहानी सुनो। एक आदमी छाता लेने के लिए गया। यू फॉर अम्ब्रेला पढ़ाते ना बच्चों को, छाता रेन से बचाता है, सनलाइट से बचाता है। तो उसने दुकान वाले से पूछा कि यार इसको मतलब लंबे समय तक ये कैसे ठीक रहे, कैसे मतलब इसको मैं सुरक्षित रखूँ लंबे समय तक। तो दुकानदार ने कहा, भाई सब सुरक्षित रहेगा, आप इसको बस बरसात और धूप में मत निकालना। तो वो तो खुश हो गया, लेकिन वो करेगा क्या उस छाते का अगर बरसात और धूप में नहीं निकालेगा? एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि सरकारी बैंकों को अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की दृष्टि से देखेंगे ना, तो आप उस छाते का इस्तेमाल बारिश से बचने के लिए कर नहीं रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आपको जो प्राइवेट बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है ना, वो क्यों दिखती है। आप किसी भी प्राइवेट बैंक की बैलेंस शीट उठा के देखो, ईयर बुक हर साल वो देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं एनालिस्ट्स को। प्रेजेंटेशन के अंदर वो मेंशन करते हैं कितना उनका लोन बुक कॉर्पोरेट को है, कितना उनका लोन बुक रिटेल को है, कितना कॉर्पोरेट का, कितना आउटस्टैंडिंग उनका रिटेल सेगमेंट में, हाउसिंग में है, क्रेडिट कार्ड में है, व्हीकल लोन में। अब आप खुश हो जाते हैं उन बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी देख के, वो प्रॉफिटेबिलिटी जो हाउसिंग लोन से आई है, व्हीकल लोन से आई है। अब सोच के देखिए, वो व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन दिया किसको जाता है? वो व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन उन कंपनियों के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जिन कंपनियों को फाइनेंस सरकारी बैंक ने किया होता है। प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट बैंक्स फूक फूक कर कदम रखेगी और सिर्फ सुरक्षित लैंडिंग करेगी, ये प्राइवेट बैंकों ने समय समय पर कहा है। वहीं दूसरी तरफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में एक्सपर्टीज़ वाले सरकारी बैंकों के CEO ने सीना ठोक के कहा है कि भले ही इकोनॉमी की हालत ख़राब है, लेकिन ये बेस्ट टाइम है लैंडिंग का। क्यों? क्योंकि एक सरकारी बैंक ने हमेशा रिस्क लिया है। 100% आप अगर कोलेटरल देंगे तो आपको प्राइवेट बैंक लोन देंगे। PM स्वनिधि, CGTMSE, PMEGP, कई सारी ऐसी स्कीम है जो सब्सिडी मिलती है, लेकिन उस सब्सिडी के लिए आपको लोन सरकारी बैंक से लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट बैंक्स की इमेज उतनी अच्छी नहीं है पूरे के पूरे तंत्र के अंदर। जब मैं कहता हूँ कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, तो थोड़ा सा इलाबरेट करता हूँ। सपोज़ कीजिए आप एक बड़े बिजनेसमैन है, मान लीजिए 500 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं।
अब आप नेचुरली ग्रो करना चाहेंगे क्योंकि ग्रोथ इज़ लाइफ, नेचुरली आपको बड़ा बनना चाहिए। एंड मैं बिलीव करता हूँ कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अगर आपको ग्रोथ करना है तो ग्रोथ हमेशा सरकारी बैंक के पैसे से नहीं होगी, लेकिन ग्रोथ के लिए आपको हमेशा पैसा ज़रूर चाहिए होगा। वो पैसा आपको आपकी औकात से ज़्यादा चाहिए होगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। आप रिस्क लेते हैं, लेकिन आपके साथ साथ रिस्क लेता है आपका बैंकर। अब रिस्क कैसे लेता है बैंकर? आप 500 करोड़ की कंपनी है, आप कह रहे हैं कि मेरे पास 2000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरे पास संपत्ति खाली 200 करोड़ की है। प्रोजेक्ट बहुत प्रॉमिसिंग है, 2 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी, 3 जगह यूनिट लगाएंगे, देश की इकोनॉमी में इतना टैक्स वापस देंगे। आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि प्राइवेट बैंक वाले आपको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। भले ही किसी पॉलिटिकल प्रेशर में शायद कोई परसेंटेज ऑफ लोन हो जाए कंसोर्टियम के साथ। यहीं आप एक सरकारी बैंक में जाएं, सरकारी बैंक इस चीज़ में इनिशिएटिव लेगा। आप कह सकते हैं कि सरकारी बैंक के मैनेजर शायद कुछ छुट्टियों के लालच में विदेश में आप वर्ल्ड कप दिखा दें या कुछ परसेंटेज उन्हें दे दें, लेकिन सरकारी बैंक उस 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले 2000 करोड़ के लोन के लिए कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपने बोर्ड तक भेजेंगे। वो बोर्ड जिसके अंदर एक्सपीरियंस्ड CMD, RBI के बोर्ड मेंबर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं। ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सरकारी बैंकों ने हमेशा दिखाई है। 2000 कर्मचारियों को हाउसिंग लोन भले ही प्राइवेट बैंक दे देगा, लेकिन उन 2000 कर्मचारियों को रखने के लिए जो कंपनी लगेगी उसका फाइनेंस हमेशा एक सरकारी बैंक करेगा। जो सरकार शुरू से लेके एंड तक ये कह रही है कि अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रस्ट करेंगे, हम सड़क बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, पुल बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, नई नई बिल्डिंग्स बनाएंगे, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, कॉरपोरेट फंडिंग आज तक सिर्फ सरकारी बैंकों ने ही किया है। यस बैंक ने ट्राई किया था कुछ कॉरपोरेट फंडिंग, ICICI बैंक का भी कुछ कॉरपोरेट फंडिंग था इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ख़राब हुई, इन दोनों बैंक्स की बैलेंस शीट में झुकाव नज़र आ गया था। आप ये तो कह सकते हैं कि सरकारी बैंकों ने औने पौने दामों पे लोन दिए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भूषण स्टील के ख़राब होने में भारत सरकार की नीतियाँ ज़्यादा जिम्मेदार है। आप इस चीज़ को मानेंगे नहीं कि विजय माल्या पूरी तरह से किंगफिशर एयरलाइंस के लोन में गलत नहीं है, भारत सरकार की पॉलिसियाँ भी उसमें पूरी योगदान देती हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो मैं आज आप लोगों से करने वाला हूं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मेरे कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, एक टर्म होता है प्रॉफिट प्रोविजन कवरेज रेशियो। दैट मीन्स आपका जो NP है उसके लिए आपने कितने अपने प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग कर दी है। भारत सरकार के अधीन सारे बैंक्स पिछले 5 से 6 साल में अपनी बैलेंस शीट्स को क्लीन करने में लगे हैं। इतना क्लीन किया जा चुका है उन बैलेंस शीट्स को कि अगर 100 रुपये का लोन खराब है तो उसके लिए पिछले कुछ सालों में 90 से 95 रुपये ऑलरेडी रखे जा चुके हैं। अब अगर उस लोन पे हम 100 रुपये पे 100 रुपये भी प्रोविजनिंग कर देंगे तो आने वाले समय में इन बैंकों में से सिर्फ प्योर प्रॉफिट मिलेगा। अगला टर्म है कैपिटलाइजेशन। ये बात सच है कि कैपिटलाइजेशन बैंक्स को करना पड़ता है, लेकिन बैंक्स कैपिटलाइजेशन अपने मज़े के लिए नहीं करते हैं। सरकार का पैसा लेके वो पैसा आगे नहीं बांट देते हैं। कैपिटलाइजेशन का मतलब शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मेंटेन करना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना। बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से हर बैंक के पास अपना कुछ कैपिटल होना चाहिए। अगर वो कैपिटल नहीं होगा तो उस बैंक को हम हेल्दी बैंक नहीं कह पाएंगे। याद कीजिएगा वो समय जब भारत सरकार को इन्हीं बैंकों ने करोड़ों हज़ारों करोड़ के प्रॉफिट कमा कर दिए। वो रिज़र्व सरप्लस जो भारत सरकार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से गाहे बगाहे जाने अनजाने में मांगती रही है, वो पैसा मामा के घर से नहीं आया था, वो पैसा इन्हीं कंपनियों ने अपने सरप्लस टाइम में कमा कर दिया था। अब अगर इन कंपनियों की हालत किसी भी कारण से ख़राब है तो ना सिर्फ ये जिम्मेदारी है बल्कि ये देशभक्ति भी है कि इन बैंक्स की हेल्थ को बचा कर रखा जाए कैपिटलाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट बात, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज भी भारत के अंदर माइक्रो फाइनेंस का काम ज़बरदस्त चल रहा है। माइक्रो फाइनेंस मीन्स, आपको देसी भाषा में समझाता हूँ, 28,000 रुपये का लोन आप लेंगे, आने वाले समय में आपको 60,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे, वो भी 2 साल के अंदर। ये पैसा आपको 36 से 48% ब्याज पर मिलता है। वो कंपनियां जो आपको ये पैसा ब्याज पर दे रही है 48% के ब्याज पर, वो कंपनियां सरकारी बैंकों से पैसा लेती है 6%, 8% या एट बेस्ट 10% के ऊपर। और एक लास्ट बात, जिस सरकारी तंत्र में सुविधाएं ना मिलने का आप दुहाई देते फिर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपको जो सुविधाएं मिल रही है वो आपको मिल रही है कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती है। सुविधाओं का आंकड़ा RBI के हिसाब से जारी किया जाता है, वो कुछ और कहता है। प्राइवेट बैंक्स की कंप्लेंट्स सरकारी बैंक्स की कंप्लेंट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो अपना दिमाग लगाइए, दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय अपने आप को ऊपर कीजिए। और मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, जाने दीजिए। आप मान लीजिए मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरे पॉइंट्स का काउंटर फैक्ट पे कीजिए और जो भी आप आंसर देना चाहें उसके सपोर्ट में
कुछ ऐसे फैक्ट्स या डेटा मुझे दीजिएगा जो मैं स्वीकार कर सकूं कि इस बेवकूफ़ से ज़्यादा बेवकूफ़ भी लोग दुनिया में हैं। जय हिंद।